Okay, then today we are here to talk about our important topic of economics, national income, that is nominal and real GDP. हेडिंग डाल लो. आज का हमारा टॉपिक होगा नॉमिनल एंड रियल जीडीपी. नॉमिनल NOMINAL नॉमिनल एंड रियल REAL जीडीपी. डन. अब इसकी सब हेडिंग डाल लो नॉमिनल जीडीपी. फर्स्ट पॉइंट लिखो. दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ This is one of the method of finding out GDP. Finding out GDP. Done. Second point लिखो. It is the market value of. It is the market value of goods and services. Goods and services produced within the domestic territory of a country. Produced within the domestic territory of the country during an accounting year. During an accounting year. Done. Next point. It refers to GDP at current price. It refers to GDP at current price. Done. Next point. In this, the prices prevailing in the market. The prices prevailing in the market holds a very prominent place in it. Holds a very prominent place in it. Prominent की जगह important पे लिख सकते हो. Next point लिखो. The formula of finding out. The formula of finding out GDP at nominal rate is लिखो नॉमिनल जीडीपी. अगली लाइन में लिखना नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू
Q into P. Q into P. लिख लिया? अब एक उससे नीचे डालो, जैसे देयर फोर के 3 डॉट होते हैं वो डाल के लिखो Q इज इक्वल टू quantity of final goods and services produced during a year. Quantity of final goods and services produced during a year. और P में लिखो प्राइसेस, नहीं लिखो करंट प्राइसेस एट अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर. Done. Next लिखो there is an increase and decrease. There is an increase and decrease in the nominal GDP. In the nominal GDP, in the if the prices of the goods, if the prices of the goods are, नहीं तो लास्ट टाइम बोलो आपने क्या लिखा था? इसके बाद देखो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी if the current prices of the goods and services changes with the passage of time. Then चलो अब पहले मेरी बात सुन लो. ये हमारा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी हमारे तरीके होते हैं जीडीपी को फाइंड आउट करने के लिए. वैसे नॉमिनल का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? जैसे अगर नॉमिनल वर्क है बहुत कम, वेरी लेस, इंग्लिश में तो मतलब इसका वेरी लेस होता है. जैसे मैं आपको बिल्कुल नॉमिनल होमवर्क देती हूँ, बिल्कुल नथिंग, बहुत कम होमवर्क देती हूँ. तो वैसे तो नॉमिनल का मतलब ये होता है, लेकिन यहाँ पे जीडीपी की सेंस में जब आएगा तो पहली बात ये वन ऑफ द मेथड होता है जीडीपी को फाइंड आउट करने का. इसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, जो वैसा आपको पता है एक अकाउंटेंसी की एक लिमिटेशन होती है कि अकाउंटेंसी में जितने भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो आपके हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लिखे जाते हैं. मानते हो इस बात को? डू यू एग्री? ये एक लिमिटेशन होता है कि जब आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज आए उसमें वो मॉडिफिकेशन या मॉडिफाइड प्राइस को कंसीडर ही नहीं करते. जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज आए वो आपके उसी प्राइस पे देखते हैं जिस प्राइसेस पे वो मार्केट में आए थे. लेकिन ये उस चीज का एक तोड़ है. तोड़ मतलब उस चीज का एक फर्दर पार्ट है. इसमें क्या होता है नॉमिनल जीडीपी में, इसमें आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक साल में वो आपके करंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं. करंट प्राइसेस बोले तो
हाँ, जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, जो आपके मार्केट का करंट रेट है, करंट प्राइसेस है, उसके अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाता है उन्हें, उनके अकॉर्डिंग देखा जाता है उन्हें। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपकी जो प्राइसेस है वो अप्स एंड डाउन्स और आपके मॉडिफिकेशन को देख नहीं रही। इसमें जो आपका मॉडिफाइड रूप होता है, जो आपके चेंजेस देखे जाते हैं, वो आपके करंट प्राइसेस पे देखे जाते हैं, करंट के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं। इसमें सब कुछ करंट बेसिस पे चलता है। जो आपका अकाउंटिंग ईयर का उस पर्टिकुलर समय है, उसके बेसिस पे आपकी जो जीडीपी है निकाली जाती है। इसमें जो इसको फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने का, इसमें जीडीपी को हम फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं क्यू इंटू पी से। क्यू होता है हमारी क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन ईयर, एक साल में आपने कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, और पी होता है हमारा प्राइसेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, मतलब कितना प्राइसेस आपके करंट प्राइसेस, इसमें करंट वर्ड लिखना बहुत जरूरी होता है कि कितना आपका करंट प्राइस है, कितना आपके करंट समय के प्राइसेस है एक पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज के, उन्हें कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उन्हें कंसीडर नहीं करोगे देन यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट टाइम आंसर ऑफ नॉमिनल जीडीपी। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको फाइंड आउट करने के लिए जो क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होता है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपके जो करंट प्राइसेस होते हैं वो आपका आ जाता है नॉमिनल जीडीपी, पहली बात। दूसरी बात, नॉमिनल जीडीपी हमारी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, ये ऐसे तो है नहीं एक बार जो हो जाए फिक्स्ड हो जाए, तो चेंजेस होते हैं। लेकिन इसके चेंजेस किस तरीके से हो सकते हैं, इसके चेंजेस हो सकते हैं अगर आपके जो करंट प्राइस है वो या तो बढ़ गए या कम हो गए, मतलब सारा इसमें मेन जो कहते हैं ना वर्किंग एजेंट होता है वो हमारा होता है प्राइस, और वो भी प्राइस में भी करंट प्राइस। वैसे ना कुछ, वैसे अगर आप उसे फाइंड आउट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट बात ये है कि अगर आप नॉमिनल जीडीपी को फाइंड आउट करो तो नॉमिनल वर्ड, जब आपको नॉमिनल वर्ड लग जाए तो आपको ये बहुत नेसेसरी होता है कि आप करंट ईयर को कंसीडर करो। अगर आपने करंट ईयर को कंसीडर नहीं किया देन योर आंसर विल बी रॉन्ग। समझ गए? देन हेडिंग डाल लो रियल जीडीपी। रियल जीडीपी। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट रेफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। It refers to GDP at constant price. Second, it is the market value of, it is the market value of goods and services, goods and services produced by the country, produced by the country in a particular accounting year, in the particular accounting year. Next point, in this, in this the prices are considered, are considered of the base year, of the base year। फिर बेस ईयर का मतलब लिखो, नेक्स्ट हेडिंग में लिखो द बेस ईयर मीन्स, द बेस ईयर means, means the year in which goods and services were produced, the year in which the goods and services were produced। Done?
नेक्स्ट पॉइंट लिखो। पहले मुझे एक बात बता दो, जो आपकी स्कूल की मैम है वो किस चैप्टर पे है, क्या करवा रही है? मैक्रो का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। और उधर कितने हो गए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अच्छा, ठीक है। और वो अकाउंट्स में क्या करना है? अच्छा, ठीक है। तो चलो हम लिख लेते हैं, बैक टू द टॉपिक, ओवर टू द टॉपिक। हमने लास्ट क्या लिखा था? ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। It is not affected by the it is not affected by the current prices, by the current prices. Next point. It is also known as GDP at constant price. It is also known as GDP at constant price. Done. Next point. It acts as a it acts as a standard measure standard measure for many companies. For many companies. बस। नेक्स्ट लिखो फॉर्मूला। फॉर्मूला बोलो। इसमें लिखो रियल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्यू इंटू पी, और पी के ऊपर एक छोटा सा डैश लगा दो, क्यू इंटू पी और ऊपर की साइड एक छोटा सा डैश। अब लिखो वही देयर फोर के 3 डॉट डाल के लिखो। क्यू मीन्स quantity of final goods and services produced during an accounting year. Quantity of final goods and services produced during an accounting year. जब हो जाए तो बता देना। डन। नेक्स्ट लिखो पी डैश। पी डैश का मतलब लिखो प्राइजेस ऑफ द बेस ईयर। प्राइजेस ऑफ द बेस ईयर। बस अब सुन लो मेरी। हाँ, मेरी बात सुनो। जैसे कि हमारा नॉमिनल जीडीपी था वो हमारे करंट प्राइस के बेसिस पे था, ऐसे ही जो हमारा रियल जीडीपी है वो हमारे बेस प्राइस के बेसिस पे है। क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स में एक चैप्टर था इंडेक्स नंबर, आपने किया था इंडेक्स नंबर? आता है आपको? सारे मेथड एसोसिएशन सारे मेथड आते हैं, फिशर्स मेथड सब?
कोई बात नहीं, अब तो खैर आप 12th में हो, लेकिन वो मैं आपको इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उसमें आपका बेस ईयर और करंट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडेक्स नंबर में, कि कौन से प्राइसेस को बेस ईयर पे लेना है, सिग्मा पी जीरो इंटू पी वन अपॉन क्यू वन इंटू क्यू जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट होता था। हाँ, तो उसमें आपका बेस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता था, तो इसमें भी यही है, लेकिन ये उसका जितना टफ नहीं है। इंडेक्स नंबर काफी, इंडेक्स नंबर और कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वो ये जो परसेंटाइल रैंक वगैरह होते हैं पूरी, मैं पूरी स्टार्ट तो हाँ टफ तो थी, पर फिर भी जैसे वो मीन थे, मीडियन थे, मोड थे, वो बच्चे निकाल लेते हैं और ग्राफ बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं स्टार्टिंग के, जो फिर उसके बाद आपका होता है टैली मार्क्स वगैरह वाले इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, वो भी बना लेते हैं। टफ जो मेन टफ है ना, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा दुखी होते हैं स्टार्ट में, वो आपके कोरिलेशन, एक इंडेक्स नंबर, एक स्टैंडर्ड डेविएशन और एक वो क्वार्टाइल डेविएशन, ये सबसे ज्यादा टफ होता है बच्चों के लिए। बट कोई बात नहीं, 12th में ऐसा नहीं है, 12th की इकोनॉमिक्स इज क्वाइट इजियर देन दैट ऑफ 11th, थोड़ी बहुत इजी है, बस टफ एक नेशनल इनकम और एक बजट रिलेटेड क्वेश्चन है, बाकी टफ नहीं है। आपको एक बात पता है, इन्होंने क्या कर दिया, जब मैं 11th 12th में थी ना, मतलब आज से 4 साल पहले, तो तब क्या था, जो आपकी ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप अब पढ़ रहे हो ना, हमारे टाइम पे ये 11th में थी, और जो 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स थी वो हमारे 12th में थी, मतलब हमारे 12th में कॉम्बिनेशन था माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और 11th में था स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अब इन्हें पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब एक एक स्टैट 11th का उधर ही रखा, और इधर का कैसे रखा, इधर का मैक्रो इकोनॉमिक सेम रखा, माइक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रीशफल कर दिया। खैर अच्छी बात है, 12th बोर्ड होती है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो थ्योरी ना, चाहे कुछ भी हो, 11th में थ्योरी की इतनी नेसेसिटी नहीं होती, हमारे टाइम से ये दोनों चीजों को चेंज कर दिया इन्होंने। तो कोई बात नहीं, जो करेगा हमें तो पढ़ना ही है। बस अब ये है कि अब ना मैं अपना थोड़ा सा ऑलमोस्ट हाफ हाफ सिलेबस करवा दूं, मतलब जितने जितने चैप्टर्स है हाफ हाफ बुक करवा के, एक तो ना रिवाइज सिलेबस आने वाला है, रिवाइज बोले तो जो आपके फर्स्ट टर्म प्री बोर्ड होएगा ना, उसका सिलेबस आने वाला है, या तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या लास्ट वीक ऑफ जुलाई, और जैसे ही आएगा मुझे भी उसका बहुत इंतजार है, मैं आपको भी बता दूंगी, अगर आपको पहले पता चल गया तो आप मुझे बता देना। मैं ना फिर जो चैप्टर आपके टॉप 1 में आ रहे हैं उसको मैं उसके अकॉर्डिंग ही करवाऊंगी, मतलब उसके अकॉर्डिंग बोले तो उसमें मैं आपको ज्यादा नोट्स नहीं लिखवाऊंगी, ज्यादा थ्योरी नहीं लिखवाऊंगी, क्योंकि लर्न करने का फायदा क्या, इंग्लिश में उनकी थ्योरीज नहीं लिखवाऊंगी। फिर तो जितने हो सके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू मैचिंग, और जो आपके टर्म सेकंड के उसमें हम थ्योरी करेंगे, क्योंकि और जो कोचिंग वाले हैं ना, जितना मेरे पास न्यूज होती है सबकी, उन्होंने तो सिलेबस रुकवा ही दिया, वो तो कह रहा है कि 15-20 दिन में जितना हो सके सिर्फ उसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसका पैटर्न आप पूरा डिफरेंट होगा हर सब्जेक्ट में, अकाउंट्स, इंग्लिश, बिजनेस, इकोनॉमिक्स में, आपके एमसीक्यू वाले में, रीजन भी जो एमसीक्यू वाला होगा ना आपका, उसमें थ्योरी की नीड ही नहीं है, चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो कुछ, उसमें सिर्फ मैं आपको समझा दूंगी और छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवाऊंगी जिससे एमसीक्यू बन सकता है, क्योंकि थ्योरी तो उसमें नेसेसरी है जिसमें आपके रिटर्न वाले जो आपके मार्च में होंगे टर्म 2 में, तो जो बचे हुए चैप्टर्स है उनको हम डिफरेंट तरीके से करेंगे और उनको डिफरेंट का बस वेट है, फटाफट रिवाइज सिलेबस आ जाए। हाँ, थ्योरी नहीं करनी पड़ेगी अकाउंट्स में, ये होगा। अब अकाउंट्स को देखने का क्या है कि जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके रेशियो के आराम से आ सकते हैं एमसीक्यू में, रेशियोज तो वैसे भी बड़े नहीं थे, कैश फ्लो के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, ये देखते हैं कि ये कैसे देगा एनुअल में इसको, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व तो हो नहीं सकते मेरे अकॉर्डिंग, ये चैप्टर रखना है ना फाइनल वालों में ही चाहिए, कैश फ्लो इसमें रखना नहीं चाहिए, बाकी और भी सब में थ्योरी बन सकते, क्वेश्चन बन सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करवाऊंगी, मैं इतने करवा दूंगी कि आपके पूरा भी मैं नहीं कहती, लेकिन मोर देन हाफ आपका पढ़ा हुआ पेपर आए। आप बच्चा क्या करो, तो चलो कहाँ से बात कहाँ चली गई, स्टार्ट करते। मैं आपसे कह रही थी कि जो वो आपका बेस ईयर था वो इंडेक्स नंबर में होता था, ऐसे रियल जीडीपी में भी इंडेक्स नंबर कंसीडर किया जाता है। रियल जीडीपी में हमारे क्या होता है, इसमें हमारे प्राइसेस तो वही, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज तो वही देखे जाते हैं जो हमारे फाइनल प्रोड्यूस्ड होते हैं, हमारे एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने प्रोड्यूस किए हैं वो वैल्यू तो सेम ही रहती है। इसमें